एक अच्छे एनआईटी में एडमिशन पाना मेरे हिसाब से आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स का सपना होगा, लेकिन उसके लिए यार रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे नंबर की। पर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि थोड़ा सा एवरेज कैटेगरी में लाया करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका दिमाग जो है एवरेज है या फिर कुछ चीजें, आपका जो मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है वो चीजें जो है एवरेज के साइड पॉइंट आउट करती है कि हमारा स्कोर जो है 80 100 इसके आसपास ही रह गया है, जहां पे कोई एक अच्छा एनआईटी मिल नहीं सकता। तो क्या इस टाइम पे भी आप अपनी चीजों को बूस्ट करके यहाँ पे एक जो स्कोर की रिक्वायरमेंट रहती है 99 परसेंटाइल के लिए 200 मार्क्स कहिए या फिर जो है 180 मार्क्स कहिए, क्या वो चीज पॉसिबल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजों का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक आप जो कुछ गलतियां कर रहे थे उनको समझना पड़ेगा और उनको सही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि अगर आप सभी जो है यहाँ पे हार्डवर्क दिखा रहे हो, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं है कि जो कि इस एग्जाम को क्रैक नहीं करना चाहता अच्छे नंबर से, तो फिर क्या चीज है जो कि उस स्कोर में हमें लाने से रोक रही है? क्या चीज है जो कि हमें टॉपर से अलग बना रही है? क्या टॉपर्स कुछ अलग कर रहे हैं? तो वो सब चीजें जो है जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि भाई मतलब आपको ये चीज से स्टॉप कर रहा है वो है स्मार्ट वर्क। आप लोग जो है मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे स्मार्टनेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो नहीं हो पा रही है। क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आखिरी में किन रिसोर्सेस पे यहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो चीज जो है हमें समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो कि एक कॉमन सवाल स्टूडेंट्स के मन में आता है सिलेबस कंप्लीशन को लेकर। क्या भाई जो टॉपर्स है जो कि 98 99 परसेंटाइल ला रहे, क्या वो अपना 100% सिलेबस करके जाते होंगे? अभी तो जो है सिलेबस में काफी ज्यादा रिडक्शन हो गया है, लेकिन उससे पहले तो आपके केमिस्ट्री के 9 और चैप्टर्स होते थे, मैथ्स में मैथमेटिकल रीजनिंग भी होता था, भलाई वो इजी है लेकिन एक चैप्टर एक्स्ट्रा था। फिजिक्स में भी ऐसे ही जो है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम था और बाकी कुछ टॉपिक्स जो है एक्स्ट्रा के थे। तो ये सारा भाई आपका और ज्यादा सिलेबस था। तो क्या उस टाइम पे वो जो है 100% सिलेबस करते थे? सवाल ये आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी हमने उन स्टूडेंट से बात करी जिनके काफी अच्छे परसेंटाइल बने। तो यहाँ पे जो एक चीज समझ में आ रही है कि भाई 75 से 80% सिलेबस भी अगर आप जो है अच्छे तरीके से कर लो तो यहाँ पे जो है एग्जाम में आप 180 से 200 तक के स्कोर ला सकते हो, गिवन दैट कि वो जो पोर्शन है वो आपका बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो। तो ऐसे चैप्टर्स के पीछे लास्ट टाइम पे मत भागो जो कि आपके प्रिपेयर्ड नहीं है। कभी भी हमें जो है इस टाइम पे न्यू चैप्टर्स पे यहाँ पे फोकस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई उसमें आप टाइम वेस्ट करोगे। मान लो कोई बड़ा सा चैप्टर उठा लिया, उसमें आपको 6 से 7 दिन लग गए। अरे भाई कीमती समय है ये वाला, 40 से 45 दिन रहेगा, उसमें से 6 से 7 दिन एक चैप्टर के लिए दे रहे हो सकता है एक ही क्वेश्चन आए 4 नंबर का, या फिर हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी रहे कि भाई क्वेश्चन ही नहीं आए। तो ये तो भाई बहुत ही गलत स्ट्रेटजी हो गई। तो कभी भी नए चैप्टर इस टाइम पे नहीं उठाने चाहिए, बल्कि जो ऑलरेडी पोर्शन आपका स्ट्रेंथन हो चुका है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करो। अब स्ट्रेंथन किस तरीके से करे भाई उस पोर्शन को? तो यहाँ पे 3 पॉइंट बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करो। बार बार मैं ये चीज आपको बोलते आ रहा हूं लगातार मेरे वीडियोस में कि भाई शॉर्ट नोट्स जो है एग्जाम से पहले ध्यान से बना लेना। शॉर्ट नोट्स में क्या रहता है? इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस रहते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सारी चीजें आपके इंक्लूडेड रहने चाहिए इन शॉर्ट नोट्स में। तो आखिरी में जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उनको बस शॉर्ट नोट से रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा भाई यहाँ पे जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हाँ, हो सकता है भाई कोई एक आधा सब टॉपिक उस चैप्टर के अंदर वीक लग रहा हो, तो आप जो है उसको बुक के थ्रू देख सकते हो। बुक्स ऑलरेडी मैं आपको जो है बता चुका हूं, जैसे फिजिक्स के लिए एससीबी उठा सकते हो, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पे ही मेजर फोकस रखो, एंड मैथ्स के लिए जो है यहाँ पे आप अरिहंत की सीरीज उठा सकते हो। उसमें से जो है जहां भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है तो वहां पे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के थ्रू अपनी चीजों को आप क्लियर कर सकते हो। तो ये तो हो गया भाई रिवीजन का तरीका। दूसरा फिर यहाँ पे जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे आपको जो है फोकस करना चाहिए, और जितने भी टॉपिक्स आपके ऑलरेडी स्ट्रेंथन है उनके जो है बस आपको टाइमर के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। टाइमर से जब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं टाइम बाउंडेड मैनर में जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूं, तब आप कहोगे कि वो जो चैप्टर है वो मेरा और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तीसरी चीज कि भाई उनके जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करके जाने हैं उन चैप्टर के, गलती से भी मत छोड़ना। अब टाइम कम है तो सिर्फ 2 सालों के लेके चल रहे हैं, नहीं तो और सालों के भी करके जाओ। ठीक है, तो ये जो है ये तरीका रहेगा कि वो पोर्शन आपका इस तरीके का हो जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाए तो पूरा का पूरा एक सही होगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाए तो दोनों के दोनों आप करोगे, क्योंकि भाई आपको जो है उसके वैरायटी क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो गलती नहीं होगी कभी भी। अब देखिए टॉपिक्स को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है वो चीजें अपन ने देख ली, लेकिन यहाँ पे मान लो आप कोई एक सब्जेक्ट में यहाँ पे जो है स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे कि ज्यादातर स्टूडेंट से जो एक रिव्यू हमें पता चला है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री हो रहा है, फिजिक्स तो वैसे भी इजी आ रहा है, हो जाता है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जा रहा है तो वो भी कर लेते हैं, बट मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही नहीं समझ में आ रही कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में अप्रोच रहना चाहिए। तो अगर आप भी इस चीज से जूझ रहे हो तो यहाँ पे हमने आपके लिए ऑलरेडी जो है स्मार्ट कोर्स को लॉन्च करके रखा है।
ये कोर्स जो है आपको बताएगा किस तरीके से क्वेश्चंस के लिए नॉर्मल अप्रोच की जगह जो है स्मार्ट अप्रोच यूज कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा। साथ ही साथ अभी के जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को ही जो है और ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें इस कोर्स के अंडर में कवर्ड है, तो आप इसको जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टॉपर्स के बारे में, क्योंकि भाई आपको लगता है कि टॉपर्स तो बहुत अलग है, उनका आईक्यू पहले से स्ट्रांग था। नहीं, मैंने यार यहाँ पे ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे, मैंने अपने इवन बैचमेट्स देखे जिन्होंने पहले उतना अच्छा जो है कभी भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एग्जाम टाइम तक आते आते उन्होंने कुछ चीजों पे वर्क किया और डेफिनेटली उसको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट में बदल दिया। तो यहाँ पे वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉपर्स कभी भी डिफरेंट चीजें नहीं करते, बल्कि उन चीजों को डिफरेंटली करते। तो अगर आप जो है अभी भी यहाँ पे टॉपर बनना चाहते हो, तो इस लाइन पे जो है आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। अब उन चीजों को हम डिफरेंटली किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखो, अगर आपको ये चीज लगती है कि भाई टॉपर्स ने बहुत सारी 100 ऑफ बुक्स निकाली होगी, जैसे कि भाई कोई टॉपर्स का भी इंटरव्यू देखो, तो क्या उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी? नहीं, जो चीजें उसने पढ़ी होगी, अपने रिसोर्सेस को उसने लिमिटेड रखा होगा, तो उन्हीं को जो है बार बार अच्छे तरीके से समझा होगा, क्योंकि भाई सब में थ्योरी तो सेम है, बस उसने जो है उस थ्योरी को अच्छे से समझ के क्वेश्चंस पे अप्लाई किया। तो ये जो है ये आपकी यहाँ पे स्मार्टनेस की निशानी होती है। ठीक है, तो टॉपर्स हमेशा जो है लिमिटेड रिसोर्सेस यूज करते हैं और उन्हीं को जो है थॉरोली प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत सारे रिसोर्सेस की जगह जाने से अच्छा है एक ही रिसोर्स पे जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टिक कर जाओ और उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहाँ पे आती है कि भाई आपको जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ थ्योरी। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के साथ ये गलती होती है कि वो थ्योरी को ही बार बार पढ़ते, लेकिन भाई वही थ्योरी को बार बार पढ़ने से अच्छा आप जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करो ना। और क्वेश्चंस का जो है अभी क्या ऑर्डर रहना चाहिए कि भाई कौन से क्वेश्चंस हम पहले फोकस करें, तो प्रायोरिटी बता देता हूं मैं। प्रायोरिटी 1 जो है आपके अभी 2022 एंड 2023 के पीवाईक्यूज होना चाहिए, क्योंकि वो एकदम रिसेंट ईयर के, तो आपको एक आइडिया लगेगा। मैथ्स का स्पेशली जो सेक्शन है वो आपका यहाँ पे चेंज हुआ है इस ट्रेंड के अंदर, तो उसके तो डेफिनेटली करने चाहिए। फिर प्रायोरिटी 2 पे जो है आप 2020 एंड 2021 के कर लेते हो, मतलब ये अगर कंप्लीट हो जाता है अच्छे तरीके से, सारे शिफ्ट के जो है आपने क्वेश्चंस कर लिए, तो फिर जो है इस पे मूव करो। फिर जो है मान लो किसी ने जो है प्रायोरिटी 1 या फिर 2 जो है पहले ही कर लिया था, अब उसके पास टाइम बचा है, तो लास्ट की प्रायोरिटी में अपने कोचिंग मॉड्यूल की आप एक्सरसाइजेस देख सकते हो, अगर आपने जो है कोई कोचिंग ज्वाइन करके रखी थी। इनकेस ये मटेरियल नहीं है तो यहाँ पे जो आपकी कुछ रेफरेंस बुक्स हो जाती है, जैसे कि एससीवी हो गई, मैथ्स के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अरिहंत की सीरीज हो गई, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से स्टिक कर जाओ, उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर लो, तो ये सब चीजें आप इस टाइम पे कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपके जो है वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस होंगे, क्योंकि आपको एप्लीकेशन समझ में आना जरूरी है। यहाँ पे थ्योरी तो बार बार रट के कोई भी चला जा सकता है, लेकिन जब तक उसका एप्लीकेशन क्लियर नहीं होगा तब तक हम कहेंगे नहीं कि वो चैप्टर आपका जो है पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो ये चीज का जो है हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक अगली चीज जो कि बहुत जरूरी है पीवाईक्यू से रिलेटेड समझना, कि हिस्ट्री जो है ना खुद को बार बार रिपीट करती है। यार ये चीज मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि एनटीए जो है वो एक कॉन्सेप्ट को ही बार बार पूछता है, क्योंकि भाई सिलेबस एक लिमिटेड सा है, कहां से जो है हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाएंगे। अभी तक जो पिछले सालों में पूछे गए उसी को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, और जो हमारी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की सीरीज है उसमें मैं आपको ये बार बार चीजें बता चुका हूं। तो यहाँ पे जो है आप 30 से 40% नंबर जो है ना पिछले साल के पेपर्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हो। ये मैं जो है हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप यहाँ पे पेपर्स को उठा के देखो और पिछले साल के पेपर्स के साथ कंपेयर करो, आपको दिखेगा कि यार उससे जो पिछले सालों के पेपर्स थे वहीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे। तो यहाँ पे हमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा हमने आपके लिए जो है यहाँ पे काम आसान कर दिया है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि बार बार आपके रिपीट हुए वो ऑलरेडी हमने हमारी जो है मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में आपके लिए कवर कर दिया है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ध्यान से सारे वीडियोस को देख लेना। जो डिलीटेड टॉपिक्स है उनको हमने अलग से लिख दिया है कि भाई वो डिलीटेड है, नहीं तो ये वीडियोस जो है आपके 55 प्लस हो जाते हैं, पर कई सारे जो है हट गए पोर्शन, तो उनको आप स्किप कर सकते हो। बाकी जो वीडियोस है उनको डेफिनेटली कर लेना, पूरी जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जरूरी हमें समझ में आ रहा है कि पीवाईक्यूज कितने ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो कि लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि भाई सेल्फ असेसमेंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद का अगर असेसमेंट आप अच्छे से नहीं कर पाए तो पेपर से पहले ही जो है आप यहाँ पे हार जाओगे। क्या है ये सेल्फ असेसमेंट?
सेल्फ असेसमेंट हम तब कर सकते हैं कि अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और उसका सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट देना। तो यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर मतलब हर वीक में एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा जो कि एक अच्छा स्कोर एग्जाम में लाने वाला है वो इस टाइम पे जो है मॉक टेस्ट जरूर से देता है। अब इसी चीज में मत लगे रहना कि भाई सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद ही दूंगा, नहीं भाई, जो भी एग्जाम में गलती करने से अच्छा है कि पहले समझ जाओ ना क्या गलतियां हो रही है। तो यहाँ पे उस जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो, जो भी वीक पोर्शन है उस पर आप थोड़ा सा यहाँ पे वर्क कर सकते हो। आपकी अगर स्पीड एंड एक्यूरेसी स्लो रह रही है किसी सब्जेक्ट में तो उस पर वर्क कर सकते हो। सब्जेक्ट ऑर्डर यहाँ पे समझ सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आप उस हिसाब से पेपर को यहाँ पे कंप्लीट कर पा रहे हो, या फिर जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा पा रहे हो। और देखिए, मान लीजिए कि आपको ज्यादा अगर मॉक टेस्ट का यहाँ पे आइडिया नहीं है तो प्रीवियस ईयर के पेपर को ही यहाँ पे एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या यार प्रैक्टिस समझ में आएगी, क्योंकि वो तो भाई प्रॉपर ट्रेंड जो है फॉलो कर रहे, जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस है, तो प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे सारी चीजें देखी कि भाई मॉक टेस्ट देना जरूरी है, 70 to 80% सिलेबस जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाना चाहिए, ठीक है। हमें जो है किस तरीके से अपने जो चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। लेकिन अब फिर वही सवाल आ रहा है कि टाइम तो कम रह गया है, तो भाई मान लो किसी स्टूडेंट का जो है सिलेबस ही उतना ज्यादा नहीं कंप्लीटेड है, तो 70 to 80 तक पहुंचेगा कैसे? क्या ये सवाल आपके भी दिमाग में आ रहा है? तो इसका भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमने आपके लिए करके रखा है। यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क दिखाने की जरूरत है, और उसके लिए हमने आपके लिए 3 वीडियोस तैयार किए। फिजिक्स में ऐसे 5 टॉपिक्स जिसके थ्रू आप 50+ तक का स्कोर ला सकते हो, केमिस्ट्री में ऐसे ही सिमिलर 5 टॉपिक्स जिसके थ्रू 50+ का स्कोर ला सकते हो, और मैथ्स में ऐसे 5 टॉपिक्स जिसके थ्रू आप जो है 50+ का स्कोर ला सकते हो। तो ये काफी ज्यादा हाई वेटेज आपके जो है टॉपिक्स है, इनको आपको डेफिनेटली कर लेना चाहिए। और अगर जो है इनको प्रायोरिटी पे ज्यादा रखोगे तो इनसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे, क्योंकि ऐसे चैप्टर जिनसे एक क्वेश्चन पूछे जा रहे और ऐसा चैप्टर जिससे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे, तो फोकस किस पे करेंगे? 3 से 4 वाले पे, है ना, क्योंकि उसकी ज्यादा है भाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आने की। तो ये जो है स्मार्ट वर्क के लिए आपके लिए ये वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनकी भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, इतनी चीजें अपन ने कर ली, लेकिन एक फाइनल फैक्टर ना जो कि भाई मेंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आप क्या है ना, आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कहाँ पे करते हो? इस प्रोसेस में, जबकि आपको टाइम यहाँ पे लगाना चाहिए इस प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना खुद की ओवर थिंकिंग को आपको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। अब एक सच चीज बताना, ये जो क्वेश्चंस आपको इतने दिख रहे हैं, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस अभी भी आपके दिमाग में आते हैं, ठीक है? अभी आ रहे हो, आज आ रहे हो, या फिर कल आया हो, जरूर से एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चन है और जनरली जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं। तो भाई इनसे हम कैसे बच सकते हैं? उसके लिए जो है भाई सबसे जरूरी ये चीज है, ये क्वेश्चन खुद से पूछो कि क्या आप जो है फ्यूचर को यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो या फिर कंट्रोल कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर भाई ओवर थिंकिंग कर क्यों रहे हो? लेकिन फिर आप बोलोगे ओवर थिंकिंग तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, भैया आप खुद भी करते होंगे, ऐसे कुछ चीज को लेकर परेशान रहते होंगे, तो इसको कैसे रोके? इसको रोकने का एक सिंपल सा मैं जो है 3 चीजें बताता हूं। ओवर थिंकिंग जो है पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हम उसे कम जरूर कर सकते हैं। तो कैसे कम कर सकते हैं? रोज का थोड़ा सा डेली मेडिटेशन हम 10 मिनट का रखें, इससे जो है आपकी यहाँ पे फोकस की जो पावर है वो अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ते जाएगी। आप जो है जिस चीज पे फोकस कर रहे हो वो और अच्छे तरीके से आप उस पे जो है फोकस कर पाओगे, या फिर कहिए कंसंट्रेट कर पाओगे। देन अगली चीज ये है कि आप तो एक भाई जो है वर्स्ट केस मान लो, वर्स्ट केस ये मान लो मुझे जो है कोई भी एनआईटी नहीं मिलना, मुझे कुछ भी नहीं होना है। क्या उस वर्स्ट केस से जो है आप बेटर कर सकते हो? क्या आप जो है उस वर्स्ट केस को ही एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है यही है मेरी रियलिटी, लेकिन अगर मैंने इस वर्स्ट केस को बदल दिया तो सोचो आप कितना बड़ा एग्जाम्पल दूसरों के लिए सेट करने वाले हो। सब लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी होगी कि भाई इस बंदे का जो है एनआईटी में एडमिशन होगा या इस बंदी का जो है एनआईटी में एडमिशन होगा, लेकिन आप जो है सबके मुंह पे ताले लगा दोगे। आप जो है इस रिजल्ट को प्रोड्यूस करके उन सभी के मुंह पे ताले लगाओगे, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट सब चीजें शो करेगा। तो यहाँ पे जो है इस चीज को ध्यान रखना। तीसरी चीज है भाई, जिनको भी जो है आप अपने मतलब अपना मानते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो गए या फिर कुछ अच्छे दोस्त हो गए, तो उनके साथ अपनी सारे बैड थॉट्स जो है शेयर कर दो। आप वो भी बोल दो भाई नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग का जो प्रेशर है ना वो रिलीज हो जाएगा। हम क्या सोचते हैं कि जो हमारे करीबी है उनको ही सबसे ज्यादा बुरा लगेगा अगर मान लो हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, तो भाई अगर उन्हें ही बता दिया वो भी तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, फिर डर की क्या बात रह गई। और उल्टा वो लोग जो है आपको जरूर से यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज भी आप करके देख सकते हो। और लास्ट चीज ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा राइटिंग वर्क करो। ये चीज जो है ना मतलब साइंटिफिक है कि अगर आपका पेन चलता रहेगा तो आपकी थॉट प्रोसेस
दूसरी साइड जो है उतनी ज्यादा नहीं जाएगी। आपका कंसंट्रेशन इस पे रहेगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर जो है आप सिंपली जो है नोट्स ही बना ले रहे हो, ठीक है, फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट लिख लिए। तो यही चीज करो, जब भी जैसे कुछ पढ़ने भी बैठ रहे हो तो छोटी छोटे पॉइंट्स में जो है चीजों को लिखा करो। इससे क्या है, आपका इस साइड पे फोकस नहीं जाएगा कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, या फिर ऐसी सब चीजें, तो इन सब चीजों में फंसोगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर जो है आप इन सब चीजों को यहाँ पे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा राइज जो है आपको आपके मार्क्स में देखने को मिलेगा। अभी जहां पे भी स्टैंड कर रहे हो ना, वहां से एक अच्छे पोजीशन पे यहाँ पे आप पहुंच सकते हो। तो ठीक है, अगर आपने जो है इस वीडियो से कुछ सीखा है तो जितनी भी चीजें सीखी है एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं देखना चाहूंगा कि किस स्टूडेंट ने इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखा, चीजों को समझा, और क्या क्या चेंजेस जो है आप आगे के दिनों में अपने अंदर ला सकते हो। अगर बचे हुए दिनों में इन चीजों को फॉलो कर लिया तो एक रिजल्ट अच्छा निकल सकता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।